अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो पता है आपको कि 12th क्लास का पहला यूनिट उसके रिगार्डिंग जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, हम आपके साथ वो डिस्कस कर रहे हैं। तो आज उसी सीरीज़ में आज क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन 7 को डिस्कस करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर आप प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम पीरियड में आपको हर एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, डिस्कस द consequences ऑफ शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। शॉक थेरेपी के क्या consequences हैं और ये हमने शॉक थेरेपी से पहले पढ़ी है। अगर शॉक थेरेपी की बात करेंगे तो इसमें दोनों आपको consequences देखने को मिलेंगे। इट हैज़ द पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव consequences। पर्टिकुलरली इसका इम्पैक्ट जो है ना वो कंट्री टू कंट्री वैरी होता है। ये क्यों? अब सर असल में इट वाज डिपेंड अप टू द इनिशियल कंडीशंस ऑफ द कंट्रीज कि वहाँ पे रिफॉर्म्स फिर कैसे हुए, इनिशियल कंडीशन कैसी थी उसके अकॉर्डिंग। सबसे पहले बात करेंगे हम बेटा पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस की। पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या था? पहला पॉइंट आप याद रखोगे, ट्रांजिशन टू मार्केट इकोनॉमी। Most countries successfully moved from a centralized planned economy to a market oriented इकोनॉमी। बहुत सारे कंट्रीज ऐसे थे उन्होंने सक्सेसफुली ट्रांजिशन किया, चेंज किया। पहले क्या था? पहले था अंडर द सेंट्रलाइज्ड प्लानट, अंडर द गवर्नमेंट प्लानट, एंड आफ्टर दैट दे ऑब्टेन्ड एंड दे ऑप्ट फॉर द सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, और उन्होंने ऑप्ट क्या किया? मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी को ऑप्ट किया था। सो इसमें अगर आप एक एग्जांपल भी ले सकते हो ना, तो एग्जांपल की अगर हम बात करेंगे, आप इसमें एग्जांपल ले सकते हो बेटा पोलैंड की। किसकी? यहाँ पे हम लिखेंगे, एक मिनट आप दीजिएगा। एक मिनट दीजिएगा। तो यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हो बेटा पोलैंड की। किसकी? पोलैंड। पोलैंड ने कब किया था? 1990 में। 1990 में। तो पोलैंड का जो एक प्लान था, इकोनॉमिक प्लान, उसको बोलते हैं बालसेरोविच प्लान। इसको लिखेंगे एक बार, बालसेरोविच प्लान। दिस प्लान। तो पोलैंड ने बेटा ये प्लान यहाँ पे अडॉप्ट किया था। कब किया था? 1990 में, जैसे हमने बोला। इसके बाद पोलैंड का क्या हुआ? पोलैंड की जो इकोनॉमी है ना वो बहुत ही ज्यादा फिर ग्रो होने लगी। ठीक है ना? तो ये हो गया पहला पॉइंट, जैसे कि हमने देखा। अब दूसरे पॉइंट की बात करेंगे, वो है प्राइस स्टेबिलिटी इन लॉन्ग रन। क्या है इसका मतलब? इन्फ्लेशन came down and the microeconomic stability improved after the initial period of reform। यहाँ पे क्या था? जब भी ये अंडर द कम्युनिस्ट रिजीम थे, जब भी ये अंडर द सोशलिज्म था, यहाँ पे इन्फ्लेशन प्राइसेस मार्केट में बहुत हाई थे। लेकिन जो ही उन्होंने मार्केट बेस्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया, वहाँ पे प्राइसेस में भी बहुत ज्यादा कमी आ गई, इन्फ्लेशन डाउन हो गई, और यहाँ पे लॉन्ग स्टेबिलिटी मार्केट में यहाँ पे आने लगी। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो पोलैंड एंड एस्टोनिया। वहां पे क्या है? वहां पे भी अर्ली रिफॉर्म जब हुए, वहां पे स्ट्रिक्ट मॉनिटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज उन्होंने अडॉप्ट किए, और इन्होंने ये दो चीजें वहां पे अडॉप्ट की। ठीक है ना? अब बात करेंगे बेटा तीसरे की, वो है ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप इंक्रीजेस, क्रिएटिंग द न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड जॉब। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी, असल में शॉक थेरेपी के बाद क्या होता है, एक प्राइवेटाइजेशन वहां पे हुआ, जिसकी वजह से प्राइवेट बिजनेस अलो हुआ, और बिजनेस प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप ये भी इंक्रीज हुआ, और इसकी वजह से नए नए जॉब्स एंड जॉब क्रिएशन हो गए। सो एग्जांपल आप ले सकते हो, अगर हम एग्जांपल लेंगे, एक कंट्री की एग्जांपल ले सकते हो, वो है कौन सी? चेक रिपब्लिक। ठीक है ना? तो चेक रिपब्लिक इसमें एक बेहतरीन एग्जांपल है। चेक रिपब्लिक। ठीक है बेटा? चेक रिपब्लिक जो है, वहां पे बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज आए, शॉप्स आए, बैंक्स आए, और स्मॉल मीडियम, जिनको एसएमई बोलते हैं, एसएमई, स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज वहां पे आने लगी, और वहां से क्या है, न्यू एम्प्लॉयमेंट, रोजगार लोगों को मिला। ठीक है? तो ये हमने यहां तक देखा। अब एक और बात करेंगे इसकी,
चौथे पॉइंट की, वो है अट्रैक्शन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो यहाँ पे आया, क्योंकि आप यहाँ पे पता है कि प्राइवेटाइजेशन इज नाउ अलाउड, इट वाज नॉट अर्लियर। सो यहाँ पे अब जब ये अलाउ है, सो इसकी वजह से कैपिटल इन्फ्लोज यहाँ पे आने लगे, टेक्नोलॉजी आने लगी दूसरे कंट्री से, और ट्रांसफर इन चीज़ों का होने लगा, और धीरे धीरे यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन फिर होने लगी। तो एग्जाम्पल इसमें अगर हम लेंगे, तो एग्जाम्पल के तौर पे आप इसमें एग्जाम्पल ले सकते हो किस कंट्री की, हंगरी की। किसकी बेटा, इसमें एफडीआई में किसकी आप एग्जाम्पल लोगे, हंगरी में। हंगरी का आपको क्या समझना है, हंगरी अट्रैक्टेड द मेजर मल्टीनेशनल कंपनीज सच एज, उन्होंने बहुत सारे अट्रैक्ट किए मल्टीनेशनल कंपनीज आए। एक आप याद रखोगे ऑडी, ठीक है ना, AUDI, ऑडी कहाँ किससे आई सर, ऑडी आई यहाँ पे जर्मनी से, तो जर्मनी से यहाँ पे अट्रैक्ट होने लगे। और वैसे ही मर्सिडीज बेंज, ठीक है ना, जो गाड़ी है मर्सिडीज बेंज, ये भी सेम कंट्री से, जर्मनी से। वैसे ही सुजुकी वहां पे आई। सुजुकी कहां से, सुजुकी बेटा जापान से। सुजुकी कहां की कंपनी है, जापान से। तो ये कंट्रीज यहाँ पे आए और इन्होंने वहां पे बिजनेसेस शुरू किए। तो वैसा ही पांचवा पॉइंट जो है, इंटीग्रेशन विद द ग्लोबल इकोनॉमी। समझना क्या है यहाँ पे, दीज कंट्रीज बिकम पार्ट ऑफ द ग्लोबल ट्रेड एंड फाइनेंशियल सिस्टम्स, इंक्रीजिंग देयर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। इससे पहले ग्लोबल पार्ट नहीं थे, इससे पहले वे ग्लोबल बिजनेसेस के पार्ट नहीं थे। क्यों नहीं थे, हमें पता है, यहाँ पे सोशलिज्म चल रहा था। सोशलिज्म में इनकी सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग थी, गवर्नमेंट के अंडर में सब था। लेकिन जब ये प्राइवेटाइजेशन होने लगा, ये एक फाइनेंशियल सिस्टम, ग्लोबल ट्रेड का एक हिस्सा बने और इंटरनेशनल कोऑपरेशन के हिस्सा ये बने। तो जैसे इसमें भी हम एग्जांपल एक दो लेंगे समझने के लिए। एक मिनट आप दीजिएगा, पहले इसको हम रब करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हो, बहुत सारे इसके कंट्रीज है ना, उन्होंने WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया। इवन इतना ही नहीं, बहुत सारों ने यूरोपियन यूनियन को भी ज्वाइन किया, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत सारों ने ज्वाइन किया। तो यहाँ से हमें सीधे पता चला कि यहाँ पे बहुत सारे पॉजिटिव चीजें आने लगे। दस हम ये बोल सकते हैं कि शॉक थेरेपी ने बहुत सारे कंट्रीज को हेल्प किया कि उन्होंने अपनी इकोनॉमीज को ट्रांसफॉर्म किया, यानी कि चेंज किया। और इसकी वजह से इट आल्सो कॉज्ड सोशल कॉस्ट्स, हार्डशिप्स इन शॉर्ट, इन द शॉर्ट रन। तो सोशल कॉजेस, हार्डशिप्स, ये सारे क्या हो गए, खत्म हो गए शॉर्ट रन में। अब बात करेंगे इसके एक और, जो कि नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है। सर अलोंग विद द पॉजिटिव साइड्स इट हैज सम नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस एज वेल। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस का पहला पॉइंट पढ़ेंगे, तो बात करेंगे इसके नेगेटिव पॉइंट्स की। पहला नेगेटिव पॉइंट है इकोनॉमिक रिसेशन। इसकी बात करेंगे, लेकिन आप बात करने से पहले थोड़ा सा इसका कलर चेंज करें। इकोनॉमिक रिसेशन क्या है, इकोनॉमिक रिसेशन, मोस्ट कंट्रीज फेस्ड अ शार्प फॉल। सर अगर जी बहुत सारे कंट्रीज के लिए फायदा हुआ, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज में जीडीपी में फॉल आया अर्ली ईयर्स की जब बात करेंगे उन दिनों। सो प्रोडक्शन उनकी डिक्लाइन हो गई और इंडस्ट्रीज भी शट डाउन हो गए। इसमें आप इजीली एक जो है रियल एग्जांपल ले सकते हो, वो किसकी आप ले सकते हो, आप एक मिनट दीजिएगा, वो बेटा आप एक मिनट इसकी जो ये एग्जांपल ले सकते हो, वो ले सकते हो आप रशिया की। किसकी, रशिया की। इसमें बेटा बेस्ट एग्जांपल है। रशिया में क्या हुआ, फ्रॉम 1992 से लेके 94 तक, कहां तक, 94। रशिया में पता क्या है, रशिया में 40% उनका जीडीपी फॉल हुआ है, डाउन हुआ है, जीडीपी फॉल हुआ है 40%। तो वहां पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज बंद होने लगे, ठीक है ना। सो ये नेगेटिव पॉइंट है। इंडस्ट्रीज क्या हो गए सर, इंडस्ट्रीज वहां पे शट डाउन हो गए। क्या हो गए, इंडस्ट्रीज वो शट डाउन। और इतना ही नहीं, वहां पे बहुत सारे फॉल हुए उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में भी, ठीक है ना। सो ये तो होना ही था। अब एक और नेगेटिव पॉइंट की बात करेंगे बेटा, वो है हाई एम्प्लॉयमेंट की, ठीक है ना। हाई एम्प्लॉयमेंट में क्या, क्लोजर ऑफ स्टेट एंटरप्राइजेस, क्लोजर ऑफ स्टेट एंटरप्राइजेस, एक मिनट दीजिएगा आप। Closure of state enterprises led to massive job losses, increasing in employment.
अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है जब स्टेट एंटरप्राइजेस, दैट मीन जो स्टेट का अभी तक बिजनेस चल रहा था, जब वो शट डाउन होता है, फिर क्या होता है, बहुत सारे लोग जो हैं वो वहां पे बेरोजगार बने, राइज ऑफ ऑलिगार्की हुई। तो प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है, कुछ ही बिजनेसमैन जो है ना उनको फायदा हुआ, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल बिकम अनएम्प्लॉयड। सो इससे क्या होता है, यहाँ पे रशियन बहुत सारे कुछ ऐसे कम तादाद में ऑलिगार्क्स बने, और वहां पे अगर हम देखेंगे रोमन एब्रोमेविच, बोरिस, ये कुछ ऐसे हैं जो ऑलिगार्क्स बने, जो बहुत ही जो है ये बने, रिच बने, लेकिन बहुत सारों का जॉब चला गया। इसके बाद राइज इन इनइक्वालिटी, wealth and income gap increases significantly, a small elite become very rich, जैसे हमने बात की, many people become poor। यहाँ पे इनइक्वालिटी हो गई, क्या हो गई बेटा, इनइक्वालिटी हो गई। ये तीसरा पॉइंट है। इनइक्वालिटी में क्या होता है, इनइक्वालिटी में बहुत सारे लोग ऑलिगार्क्स बने, दैट मींस रिच बने, क्या बने, ये टर्म आप नोट करके रखोगे, ओलिगार्क्स। यहाँ पे बहुत सारे लोग अमीर बने, बहुत सारे, लेकिन इसमें से गरीब भी बनने लगे, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस शट हुए थे। चौथा है सोशल हार्डशिप, क्या होता है यहाँ पे, रिडक्शन इन सब्सिडाइजेस एंड पब्लिक स्पेंडिंग अफेक्टेड healthcare, education, and social services. Before that, in earlier classes, we already discussed that within the centralized state-sponsored schemes, state were providing some social welfare schemes to the general public, be it in the health, be it in the education, be it in the social services. लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है, जो ही ये सारा स्टेट स्पॉन्सर सिस्टम सारा बंद हुआ, नतीजा इसका ये निकलता है, लोगों को अब हार्डशिप होने लगी है, लोगों को ये सारे जो बेनिफिट्स है ना वो कम देखने को मिले हैं। तो बहुत सारे लोग रशिया में ऐसे भी थे जो होमलेस बने हैं। सो बहुत सारे पब्लिक स्पेंडिंग गवर्नमेंट ने कट किए, और इसकी वजह से लोगों को नुकसान होने लगा। अब है लॉस ऑफ सोशल सिक्योरिटी, पीपल लॉस जॉब सिक्योरिटी, पेंशन्स एंड अदर बेनिफिट दैट वर गारंटीड अंडर द कम्युनिस्ट। जब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट चल रही थी, अंडर द गवर्नमेंट, लोगों को जॉब सिक्योरिटी थी उस टाइम, इवन रिटायरमेंट के बाद पेंशन्स लोगों को मिल रहे थे। इतना ही नहीं बेटा, वहां पे हेल्थ केयर सिस्टम लोगों का ठीक ठाक चल रहा था, या बाकी बेनिफिट्स गारंटी देती थी स्टेट ही कम्युनिस्ट पीरियड के टाइम पीरियड में। लेकिन अब क्या होता है, बहुत सारे रशियन जो है ना, दे लॉस्ट देयर जॉब्स, नाउ नोबडी इज गिविंग देम गारंटी रिगार्डिंग द जॉब्स। तो यहाँ पे ये मसला हो गया। सो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी हो गई, इकोनॉमिक हार्डशिप जब लोगों को आए तो पब्लिक डिससेटिस्फाई हो गया, प्रोटेस्ट होने लगे, कुछ केसेस में ऐसे हो गए कि गवर्नमेंट को बहुत ही ज्यादा खतरा होने लगे। सो इसमें जैसे है, एक एग्जांपल भी इसमें ले सकते हो, ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रशिया में क्या होता है, रशिया में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हुए 1993 में, रशिया में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो गए, क्या हो गए, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, ठीक है ना। कब होते हैं, कहाँ पे होते हैं, सर रशिया में होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस होता है रशिया में। सो यहाँ पे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट किस में होता है, प्रेसिडेंट बोरिस येल्त्सिन एंड रशियन पार्लियामेंट के बीच में वायलेंट प्रोटेस्ट होते हैं, जिसमें ऑलमोस्ट 100 लोगों की जानें चली जाती हैं। तो यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को भी हमें देखने को मिला। ये क्वेश्चन नंबर, ये पॉइंट नंबर 6 है। अब 7 नेगेटिव पॉइंट क्या है, बहुत सारी कंट्रीज में क्या हुआ, इट टुक सेवरल इयर्स टू रिकवर एंड अचीव सस्टेनेबल ग्रोथ। बहुत सारे साल उनको लगे कि वो अपनी इसको रिकवर करे फिर से। जो अचानक से वहां पे एक चेंज आई थी, शॉक थेरेपी आई थी, उससे बहुत सारे नुकसान भी हुए थे, लेकिन इसमें बहुत सारे साल लगे फिर उसको संभालने में। तो फाइनली यहाँ पे फिर उन्होंने संभाला। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे बेटा कि अब यहाँ पे क्वेश्चन एंड होता है। अब बात करेंगे 8वें क्वेश्चन की नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए आप दीजिए इजाजत, लेकिन इजाजत से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कीजिएगा ह्यूमैनिटी हब विद तौसीफ सर, और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम पीरियड में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आपको फायदा मिलेगा, और साथ में इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।